मिस्टर मुलायम सिंह जी। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी को, क्योंकि उनको बोलना था और मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी। हम पहले बोलेंगे, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, तो उनको अच्छा भाषण सुनेंगे। इसे मैंने इजाज़त मांगी थी, उन्होंने दी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव जो पेश किया गया है उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चार वर्ष के काल की बहुत उपलब्धियां यहाँ गिनाई गई, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम कह सकते हैं हमको बधाई दो। हम अपनी आगे बात बढ़ाएं उससे पहले हम आदरणीय सोमनाथ चटर्जी को भी उनके भाषण से ज़्यादा बधाई हम देना चाहते हैं। आज उन्होंने पहली बार गंभीर बहस में हिंदी में भाषण हुआ, राजभाषा है और अच्छी हिंदी बोले और मधुर भी हिंदी थी, अच्छी हिंदी। और मुझे जो कुछ लिखते हैं वो हिंदी में लिखते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हिंदी में लिखते हैं। आपको शायद नहीं दिखाया हिंदी में लिखते हैं, आपको दिखाया। दास जी को मैंने दिखाया। इसके लिए हम बधाई देते हैं कि कम से कम आपका भी सहयोग है, आपके दल का भी सहयोग है और समाजवादी पार्टी का सहयोग है, जिसकी वजह से राजभाषा का इस सत्र में कुछ सम्मान हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते और अच्छा भाषण भी दिया, उसके लिए बधाई देते। लेकिन जो शेष भाषण था वो अंग्रेजी में था, विदेशी भाषा में था। उसकी वजह से जो आज पूरे देश की जनता सुन रही है वो भाषा सुन नहीं पाई। इसलिए कुछ बातें आपकी दोहराई जा सकती हैं सोमनाथ चटर्जी साहब की, और वैसे बात नहीं दोहराएंगी। जो आपने समय दिया है उसी के अंतर्गत अपनी बात ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता 2-4 मिनट हों तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए। सबसे लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे कमज़ोर और सबसे अक्षम और सबसे दिशाहीन सरकार ये है, और हमारे भारत का शानदार इतिहास और महान परंपराओं को इस सरकार ने मिटाया है। हमारे देश का सम्मान ऊंचाइयों पर था आज़ादी के बाद 2 कारणों की वजह से, लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक सद्भाव, और दोनों पर हमला किया गया। और बड़ी यहाँ वकालत करते थे लोह पुरुष और प्रधानमंत्री जी। अरे वो हमारे भाषण पर तो बोलेंगे, आप क्यों बोलते? हम तो जवाब दे लेंगे, बोल भी लेंगे। अच्छा करते जब मुझे टोकते, जितना टोके वो समय हमारा नहीं माना जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, उनको वो तो बहुत ही रहे 14 साल से, तो उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं। उससे सबक आप ले नहीं रहे। मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, आपको सबक लेना चाहिए और सबक आप नहीं ले रहे। उन्होंने कहा अलकायदा के, हम कहना चाहते अध्यक्ष महोदय, अलकायदा के 5000 लोग आतंकवादियों के बारे में जिक्र किया, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान नहीं था। अगर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान नहीं था तो अध्यक्ष महोदय जब प्रधानमंत्री उत्तर दें तो ये जरूर बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कितने लोगों के लिए पोटा लगाया गया, और हिंदू कितने हैं जिन्होंने पाकिस्तान या विदेशियों से संबंध करके देश को कमज़ोर किया है। ऐसे कितने हिंदू हैं जिनके खिलाफ पोटा का इस्तेमाल किया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र के परंपराएं और महान परंपराओं को ख़त्म किया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 40 साल तक हमने विपक्ष में बैठ कर के लोकतांत्रिक मर्यादा नैतिकताओं को मजबूत करने का प्रयास किया विपक्ष में रह करके। हम उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अगर वो अपने सही दिल से चिंतन करेंगे तो इन 4 वर्षों में जो उनके विचार थे लोकतंत्र के बारे में या परंपराओं के बारे में, तो उनको हत्या स्वयं 4 साल में इस सरकार के द्वारा कराई।
वो उनके चिंतन पर छोड़ता हूँ। और अगर वो बहस करेंगे तो कभी और मौके पर हमारा समय सीमित है और समय पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से 4 साल के अंदर उन्होंने अपने विचारों को स्वयं ही हत्या कैसे की है और इस सरकार ने की है। वो बार बार कहते हैं कि 40 साल हमने बड़ी तपस्या की थी, ये सही है, लेकिन जो हमारी सबसे पहले जो इन्होंने अपनी कूटनीति विदेश नीति के बारे में बहुत तारीफ कर डाली। हम पूछा चाहते हैं कि अगर विदेश नीति आपकी कामयाब हुई तो पड़ोसी देश का एक देश बता दो किससे रिश्ते आपके अच्छे हैं। पाकिस्तान छोड़िए, क्या बांग्लादेश के लिए कितनी कुर्बानी हिंदुस्तान ने धन से और जवानों की थी? क्या बांग्लादेश को अपने पक्ष में या उससे दोस्ती कर सके? क्या हमारे जवानों की किसे हत्या करके और जानवरों की तरह लकड़ी में टांग करके कैसे सीमाओं पर फेंका गया? क्या आपके रिश्ते कायम हैं बांग्लादेश से? क्या नेपाल से आपके रिश्ते कायम हैं? माओवादी आज आतंकवादी जहाँ पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सम्मान था दुनिया में, छोटे छोटे देश और कमज़ोर देश के लिए एक सहारा था हिंदुस्तान, कि कहीं भी मानव अधिकारों पर अतिक्रमण होता था या उनको बर्बाद किया जाता था, हिंदुस्तान राष्ट्रीय मंच पर मजबूती के साथ उसका विरोध करता था और कभी नहीं मानता था कि उनका किसी देश का आंतरिक मामला ये है, मानव अधिकारों की रक्षा करता था। क्या बगल में नेपाल में माओवादी आज जो कुछ थोड़ा बहुत लोकतंत्र स्थापित हुआ उसको नहीं खत्म कर रहे हैं? बताओ आपकी नीति क्या है? आपने उस मानव अधिकारों के पक्ष में क्या बोला? इसी तरह से आपके बगल में ही छोटा सा देश म्यांमार और चुनी हुई प्रधानमंत्री महिला जेल में बंद है और आपका याराना है आज पूरी तरह से बर्मा से। क्या आपने जो महान परंपराएं थी या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की थी, जो हमारी विदेश नीति थी, जो गुटनिरपेक्ष नीति हमारी थी, मानव अधिकारों के बारे में हम राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से लड़ते थे, क्या ये काम करके हमारे देश को कलंकित नहीं किया है? इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे देश के राष्ट्रीय कलंक की सरकार है, जो आज कहीं भी किसी भी देश में मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, बात नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि हम कहेंगे क्या मजबूरी है, कुछ है तो प्रधानमंत्री उस दिन हमको धमकी दे गए और प्रधानमंत्री धमकी दे दी मुलायम सिंह हम राजपाट छोड़ जाएंगे, तो ऐसा न हो कब की धमकी सभी बड़ी कोई हमें दे दी जाए। ये सब बहुत सारी बातें उनको चढ़ाना नहीं चाहते, सही बात कहना भी नहीं चाहते, उम्र का भी तगाजा है कुछ, वरना सारी बातें बहुत कह सकते थे, आदर करते हैं उनका। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि यही नहीं, और दूसरा जहाँ तक एक एक सवाल पर हम पूछा चाहेंगे कि आपने आतंकवादियों में बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी सफलता पाई, और प्रधानमंत्री जी का विभाग है, गृह मंत्रालय भी है और लौह पुरुष हैं। लौह पुरुष बताएंगे कि पूर्वोत्तर का क्या हाल है? क्या पूर्वोत्तर के जो विकास के नाम पर पैसा दिया जाता है, उस पैसे से क्या विदेशी हथियार खरीद करके क्या हमारे देश की एकता को चुनौती नहीं दे रहे हैं? क्या आप कामयाब हुए? पूर्वोत्तर से लेकर के केवल कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, पूर्वोत्तर नहीं, आज आंध्र प्रदेश के लेकर के उड़ीसा तक और बिहार का कुछ हिस्सा और झारखंड तक आज क्या उग्रवाद नहीं फैल गया है? क्या हिंसा नहीं हो रही है? कहाँ पर शांति है? जो आप कहते हैं कि हम 2 काम के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, अभी से ऐलान कर दिया, क्या वोट की राजनीति नहीं कर रही, देश की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो देश की सुरक्षा और देश का विकास 2 हमारे मुद्दे हैं? बताओ कहाँ पर देश की सुरक्षा किया हमने? झारखंड क्या बर्बाद नहीं किया? क्या झारखंड जिन्होंने 1970 के पहले के बाद का विवाद छिड़ कर के जिन्होंने मकान, व्यापार, धंधा सब कुछ किया था, मार मार के वहाँ पर कत्लेआम किया गया, आग लगाई गई, क्या ये शांति है? और बंटवारा करेंगे, बंटवारा के नाम पर और बंटवारा करेंगे, देश का बंटवारा करेंगे, जितने सूबों का बंटवारा करके नई समस्या खड़ी कर देंगे। बहुत सारे सवाल है, बहुत हमारे अनुभव हैं, हम आज भोग भी रहे हैं कि जो हम लोग कितने साथ रहे, कितने मुख्यमंत्री वहाँ से दिए, और उसके बाद भी आज अलगाव पैदा होता है कि ये
फला जगह का फला क्षेत्र का ये अधिकारी है इसलिए पक्षपात कर रहा है, ये दरखास्तें मैंने पढ़ी हैं। ये इस तरह का लगाव पैदा किया जा रहा है इसका। तो ये 4 साल के अंदर ही तो किया गया है। ठीक है, आप कहेंगे कि आपका भी समर्थन था। हाँ, समर्थन था, और जब परिस्थितियां बदली तो समर्थन नहीं था। जब परिस्थितियां ऐसी थी तो समर्थन नहीं था। आप कहेंगे डॉक्टर लोहिया का कि वो उसने कहा बाहर भी बयान दिया कि मुलायम क्या बोलते हैं, समान नागरिक सहायता ये समझ जाटो यह कि क्या राय थी। हाँ, राय थी, लेकिन उस समय 1963 का सवाल दूसरा था। 1967 की ये स्थिति नहीं थी, तब मस्जिद नहीं गिराई गई थी, तब यह हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशत नहीं थी। आज उनको दहशत है कि हमारे धर्म, हमारे पूजा स्थान, हमारी मस्जिदें सुरक्षित नहीं, और हम कितने कितने विदेशियों के नाम पर हम खुद हमारी आबरू इज्जत नहीं, जो कि आज गुजरात जो खुद कलंकित कहा था, प्रधानमंत्री ने कही हमारे देश के लिए कलंक है, और हम किस मोह से विदेश में जाऊंगा, यहाँ पर समर्थन किया, और विदेश में जाके अमेरिका और इंग्लैंड को जब दबाव पड़ा तो वो फिर उसका विरोध भी किया, तब विरोध किया जो गुजरात में हुआ है। और कितनी परंपराएं, ये लोकतांत्रिक परंपरा है कि कोई मुख्यमंत्री हो जाता है तो वो शिष्टाचार में प्रधानमंत्री से मिलने के जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो वहाँ जुल्म किया, जो मानवता का हत्याएं कराई, उनकी शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री जाकर के पहुँच गए। का ऐसी परंपराएं कभी, इसे मैंने कहा कि 4 साल में लगातार इस देश की परंपराओं को तोड़ा है और जाकर के पहुँच गए वहाँ। प्रधानमंत्री स्वयं पहली बार, कोई बताइए आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने गया था, शपथ में शामिल हुआ था। ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री एलिगेशन नहीं लगाया। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी आप कुछ सच्ची बात तो बताइए प्लीज। प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ये मैंने कहा, इसे कहा इतने खराब रिश्ते कभी विदेश पड़ोसी देशों में है। पूरी विदेश नीति असफल, पूरी कूटनीति असफल है, और इसलिए हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, अब देश की भावना है कि ये सरकार दुविधाग्रस्त है, इसलिए दुविधाग्रस्त सरकार से कब पेंड छूटे, कब मुक्ति मिले देश की जनता को, इसके लिए जनता तैयार खड़ी है और मुक्ति मिलना चाहिए। ये दुविधाग्रस्त है ऐसे हम, और इससे ज़्यादा अपमान देश का क्या कर सकती है सरकार। कारगिल के महानायक प्रधानमंत्री और महानायक के रूप में वोट मांगा कारगिल के नाम पर, हमारे जवान शहीद हुए, ये सही है क्या? जो आज तारीफ हो रही थी, तारीफ कम है। दुनिया की सबसे बहादुर सेना भारत की, उस बहादुर सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खदेड़ा, और जब क्लिंटन साहब आए इसी केंद्रीय कक्ष में, संसद के केंद्रीय कक्ष में, उस वक्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हमारे अमेरिका के दबाव से हटी हैं, और उस वक्त महानायक प्रधानमंत्री जी और लोह पुरुष प्रधानमंत्री मौन बैठे थे। और ताज इस बात का है, और ताज हमें इस बात का है, प्लीज। उस वक्त हमारे सेना को, सेना की बहादुरी का, सेना के बलिदानों का अपमान किया, हमारे देश का अपमान किया। उनसे तो हमें उम्मीद यही थी। इस सबसे ज़्यादा अफसोस तब हुआ कि जो हमारा समाजवादी रक्षा मंत्री भी बैठा रहा मौन। जवाब दें आज। फिर मैं जवाब सुनना चाहूँगा, कोई बहिष्कार कर रहे, हम आपका जवाब सुनना चाहेंगे। रक्षा मंत्री इस बात का जवाब दें कि हमारी बहादुर सेना ने हटाया था पाकिस्तान की फौजों ने, कि अमेरिका के दबाव में हटी थी। जवाब देना होगा, आप दीजिए जवाब, मैं सुनूंगा। मैंने सवाल भी पूछा लोकसभा के अंदर, टारगेट अब दे दे जवाब, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि कैलेंडर सही है कि आप सही है, तय हो जाना चाहिए आपके जवाब में। ये देश चाहता है, जनता चाहती है, फौज चाहती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये फिर हम कहना चाहता हूँ, इसको जितनी जल्दी मुक्ति मिलना चाहिए। हाँ, इसे हम कहना चाहते हैं कि जब चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को
जब एक के जनरल ने, फौजी सेनापति ने हटा दिया और हटाने के बाद सबसे पहले बधाई मुशर्रफ को किसे दी? ओथ लेने से पहले, जिसने लोकतांत्रिक सरकार का खात्मा किया हो, राष्ट्रपति को धमका करके हटा दिया हो, जेल में डाल दिया हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, और शपथ लेने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बधाई परवेज मुशर्रफ साहब को दी थी? क्या आपने सम्मान नहीं घटाया देश का? लोकतंत्र की हत्या करने वाले राष्ट्रपति को आपने बधाई दी? मानव अधिकारों के हनन हो रहा है, बर्बादी हो रही, उस पर कोई आप मौन बैठे हुए हैं, उस पर बोल नहीं रहे। हिंदुस्तान राष्ट्रीय मंच पर पहले बोलता रहा, इसलिए हम दोहराना चाहते या लगाना चाहते। इस अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, और आप किस तरह से जब संसद पर हमला हो गया आपने बड़ी सुरक्षा की, कश्मीर की विधानसभा पर हमला बड़ी सुरक्षा की, अक्षरधाम के मंदिर पर हमला सुरक्षा की, पहलगांव पर सुरक्षा की, लाल किला हमला हुआ आपने बहुत सुरक्षा। बारे लोह पुरुष, मारे सरदार पटेल, हाँ सरदार पटेल कहलवाते हैं ये लोग, कहते हैं मिस्टर मिस्त्री प्लीज। हम भाषा नहीं बोलना चाहते, हम उन बातों को कहना नहीं चाहते। 5 घंटे में 5 स्पीकर भी खत्म नहीं हुआ है। हमने जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की भाषा और शैली हमें नहीं भोगी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माँ और बाप को गाली देने से नहीं छोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, बुलंदशहर में एक सभा हो रही थी और सामने हमारा कटआउट और तस्वीर लगी हुई थी। उपाध्यक्ष जी, माननीय लौह पुरुष प्रधानमंत्री जी सभा करने गए, कहा कि इस तस्वीर को पहले फेंक दो तभी मैं भाषण करूँगा। हाँ क्या बात? हाँ, बुलंदशहर के अंदर हमारी तस्वीर को अधिकारियों द्वारा फेंकवाया गया और तोड़ी गई तस्वीर, और कहा मैं मंच पर नहीं जाऊंगा तब तक जब तक ये तस्वीर नहीं फेंक दी जाएगी। तस्वीर फेंकवाई गई, तोड़ी गई और उसके बाद वो प्रधानमंत्री तब मानव उपाध्यक्ष, हाँ ये हुआ। मानव उपाध्यक्ष जी, मैं बुलंदशहर से आता हूँ, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। मैं बुलंदशहर से आता हूँ, बिल्कुल निराधार बातें हैं। कैसे जानता? अरे गंभीरता तो सुनिए, अब शैली कहाँ गई, मुझे बोलने नहीं दे रहे। गुमराह करने अब वाली ये बात है। परंपराएं कहाँ गई? प्लीज ना आता हूँ, मैं बुलंदशहर से चुन के आता हूँ, ये बातें निराधार है तो बताइए। प्रधान, आप मिनिस्टर हैं, प्लीज मान्यवर, नहीं, हरित बात है, मिस्टर हरित बात है, इनके बारे में मानेगा नहीं। मिस्टर इस दुनिया की धरती पर हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, विश्व में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से परिचित है, अगर उनको भी पूछा जाए तो आपकी बात मानेंगे नहीं। इतनी झूठ, इतनी असत्य बात मत कहिए। वो मंत्री जी बोल रहे हैं, भावना चिकनिया जी मंत्री जी बोल रहे हैं, ये क्या इस तरह की व्यवस्था है? ऐसी बात मत करिए। सदस्य इस तरीके की टिप्पणियां करें। मुलायम सिंह जी को ये अच्छा जो भी शोभा नहीं देगा। मुलायम सिंह जी, अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है तो मैं देख लूंगा। उनके 50 साल का जीवन है इस देश की जनता के हरित बात सामने। है। और क्या आप बैठिए, आप बैठिए। आपकी हस्ती क्या है? आपकी हस्ती क्या है प्रधानमंत्री के सामने? प्लीज मिस्टर प्रधान, ये क्या हो रहा है? मिनिस्टर खड़ा होकर ऐसे बोल। आप देखिए, यहाँ अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक है, मैं हूँ ये कंडक्ट करने के लिए, आप क्यों ऐसा परेशानी होते हैं? अगर अनपार्लियामेंट्री है तो आई विल रिमूव इट। बता दीजिए ऐसा है, लोह पुरुष कौन है आपके से? ये विवाद खड़ा ही नहीं होगा। हमने लोह पुरुष प्रधानमंत्री कहा है और अगर उन्होंने प्रधानमंत्री सुना है, देखिए 5 घंटे में 5 स्पीकर भी खत्म नहीं हुआ है। तो इसी तरह होगा तो ये डिबेट कैसे अगर खत्म कहीं होगा? प्रधानमंत्री लिख गया है तो ठीक है, नहीं। और लोह पुरुष मैंने लगाया है। मैं आप बता दीजिए। बताना प्लीज। प्रधानमंत्री नहीं, लोह पुरुष प्रधानमंत्री को कहा है। मुलायम सिंह जी, और अगर प्रधानमंत्री कहा तो प्रधानमंत्री हो, आपकी बात को मानने को मुलायम तैयार सिंह नहीं जी, है। उप प्रधानमंत्री भी ऐसी बात नहीं कर सकते। आप क्या बात करते हो? चाहे प्रधानमंत्री हो या उप प्रधानमंत्री
क्या है? कभी इसके बारे में कभी प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या बात ऐसी बात करेंगे आप? ऐसी बात करेंगे और मान लेगा सदन अगर गलत है तो मैं रिमूव करूंगा। ऐसी प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे। If there is anything objectionable, I will explain it. Why are you getting agitated, Mr. Harin Pathak? उपाध्याय जी, हमने प्रधानमंत्री नहीं कहा, वो प्रधानमंत्री लोग पर भी लगा दिया है। और अगर अब ये है, देखिए एक बात है, when he is not yielding anybody from this side or that side, nothing will go on record except the person who is on the next. तो शोर करना चाहिए। On his leg. क्या अशोक प्रमोशन It is against the rules. अशोक प्रमोशन चाहते हो क्या? Again. कि जो बातें नहीं हुई ऐसे आक्षेप तो मत अशोक लगाइए। प्रधान, जो हुई है उन बातों को कहिए। और आप तो बहुत सीनियर लीडर है, आप भी ऐसे आक्षेप लगाएंगे जिसमें सत्यता ना हो तो अच्छी बात नहीं है। अशोक प्रधान, भारत के बोलना नहीं कि आप अब मिनिस्टर हैं। ये सभा नहीं गिना जाएगा मेरा। रानी आदत से मजबूर, प्लीज उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट। उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया गया तो तुरंत प्रधानमंत्री ने कहा कब सर से ऊपर पानी निकल गया है और सेना को आदेश दिया कि आर पार की लड़ाई। और लोहपुर से प्रधानमंत्री ने कहा इसका बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और फौजें भी सीमा भेज दी खड़ा हो गया और सीमा पर फौजें खड़ी हो गई और सेना को संबोधित कराए युद्ध की तैयारी के लिए। और वहाँ से चले गए ठंडी ठंडी हवा में। वहाँ कहा कि बादल छट गए या बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या दो तरह के बयान नहीं? अब दो तरह के बयान हम जब कह देते हैं तो आप कहते क्या मजबूरी, हम कह देते मजबूरी, तो वो हमको धमकी दे देते कि हम राजपाट छोड़ के चले जाएंगे। राजपाट पर तो हम इसे रखना चाहते हैं अभी कि उनसे अच्छा कोई इनमें अभी है नहीं। अब उनमें से नहीं, इनमें से अभी इनमें से नहीं है। उनमें से भी नहीं, अभी इनमें से नहीं है कोई। अब मेरा बहुमत है नहीं। अरे उसका फैसला आपको नहीं करना, उसका फैसला हम लोग कर लेंगे। आपको चिंता क्या की? आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? बहुत आज चला बिना इजाजत के दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। द्वारा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं। और इसलिए सुरेश, अब छोड़िए, मैंने कह दिया हम अपना। ठीक है। हाँ, आप चिंतित मत होइए इसके लिए। अच्छा फॉर्म में है। हाँ, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की सरकार जब हो और जो सरकार राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए स्वतः चुनौती बन जाए, तो चाणक्य ने लिखा है, वो पढ़ के जो का तो सुना दूंगा। चाणक्य ने कहा है कि जो सरकार अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए स्वतः चुनौती बन जाए तो जागरूक जनता का कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को गर्दन पकड़कर गति से बाहर कर दे। इसलिए हम और क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बोला गया है। साइलेंस प्लीज लॉट। अरे हम जवाब चाहेंगे। नाराज सुनिए, अब इनको धीरज नहीं, हमारे भाषण सुनने का भी वो बहुत इतना लिए फिर रहे। इसे मैंने कहा आपके प्रधानमंत्री को हम भी प्यार उतना ही करते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनका काम करने का तरीका है, बड़े बड़े उन्होंने विपक्ष में रह कर के मर्यादा जाने क्या क्या किया, उसको याद दिला रहा हूँ, जैसे कहीं हम लोग बच जाए। हम लोग बचे, स्वच्छता अपनी जान बचा लें, इसलिए हम बताएंगे वो भी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अभी गए चीन, तो अब वो अंग्रेजी में कुछ बोला गया था, आम जनता तो सुन नहीं आता, पूरी देश की जनता सुन रही। तो अच्छा किया सोमनाथ जी साहब ने, और ममता जी चली, उन्होंने भी कुछ हिंदी बोली, और कल मुझे लगता और भी कोई साथी हिंदी बोलेगा। तो ये तो उपलब्धि समाजवादी पार्टी को है,
थोड़ी बहुत शिवसेना को भी है, ये बीजेपी को नहीं है। ये स्वदेशी जागरण मंच और जाने कहाँ चला गया। देश प्रेम नहीं है, विदेश प्रेम है, सत्ता प्रेम है, दो ही प्रेम है। सत्ता प्रेम, विदेश प्रेम, विदेशी कंपनियों से प्रेम है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जब गए उतना हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि जब प्रधानमंत्री चीन में गए तो ये सही है कि हिंदी में नहीं लोग समझ पाए होंगे, कुछ इशारा तो किया गया भाषण में, हिंदी चीनी भाई भाई, और अरुणाचल पे हमला और हथियार हमारे जवानों के छीन करके उनको बंधक बनाया जा रहा था। कहाँ है सुरक्षा सीमा की? क्या हालत है आज हमारे आंतरिक के जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, पूर्वोत्तर में हैं, उनसे तो देश की एकता खतरा ही है और विदेश का भी हमला हो रहा। और जब विदेश गए तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ भारत की संसद तो किस तरह तिब्बत को दे आए, भूदान कर आए तिब्बत को। प्लीज सुन लीजिए, देश के खातिर सुन लीजिए, शायद सब क्या बात है। ये समय नहीं माना जाएगा जितना मुझे तो सब कर रहे हैं। नॉट दिस वे मिस्टर विष्णु। और ज़्यादा नाराज हो जाओगे आप और चुपचाप सुनते रहोगे तो ठीक रहेगा। इसलिए हम कहना चाहते हो, आपका स्वभाव हम जानते हैं, मेरा भी आप जानते हैं और हम भी जानते हैं ना, हम भी जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते उपाध्यक्ष महोदय कि जिस तरह से चीन में गए प्रधानमंत्री जी और पूरा का पूरा तिब्बत भूदान कराए, दान दे आए चीन को, और वो हम उनके भाषण को ही बताएंगे। ये देखिए तस्वीर किसकी पहचानो, मैं उनकी तस्वीर लिए हुए हैं, उनसे नफरत थोड़े हमें, उनकी तस्वीर। और 17 मार्च सब नहीं पढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। 17 मार्च का हम केवल प्रधानमंत्री का इसी सदन के अंदर जो भाषण दिया गया है वो हम वो लोह प्रसन्न नहीं दिया था, वो तो प्रधानमंत्री ने दिया था, कानपुर। हाँ, विकासपुर प्रधानमंत्री का भाषण 17 मार्च 1960 का। मैं समझता हूँ कि तिब्बत की स्वायत्तता के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर हम अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले सकती है, तो फिर तिब्बत की स्वायत्तता के संबंध में किसी प्रकार की मांग के विरोध में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लेकिन चीन दावा करता है कि तिब्बत चीन का अंग है, जैसे कि पुर्तगाल दावा करता है कि गोवा पुर्तगाल का अंग है। इस पुर्तगाल के इस दावे को नहीं मान सकते और चीन का यह दावा भी नहीं माना जा सकता। चीन ने तिब्बत को संसार के मानचित्र से उड़ा दिया। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ है कि भारत सरकार ने भी जो नए नक्शे छापे हैं उनमें तिब्बत नहीं है। तिब्बत नक्शे से मिट गया, तिब्बत का नाम उन नक्शों में नहीं है, वहाँ केवल चीन लिखा हुआ है। चीन ने तिब्बत को मिटा दिया, तो क्या हमारे लिए भी तिब्बत मिट गया है? मैं नहीं समझता कि इस नीति का कोई अच्छा परिणाम होने वाला है। नैतिक दृष्टि तो यह नीति भारत के लिए उपयुक्त है ही नहीं, लेकिन अगर हम संकुचित राष्ट्रीय स्वार्थों की दृष्टि से भी विचार करें तो भी तिब्बत का इस तरह मिट जाना दूरगामी दृष्टि से भारत के हित में नहीं हो सकता है। अब मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि ये भाषण सही है या चीन यात्रा के बाद जो उन्होंने दान में दे आए, भूदान करे आए हैं तिब्बत को, वो सही है? ये हम जवाब जानना चाहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। अरे विदेश मंत्री आप ही दे दें, आप उनसे सुनना चाहेंगे भाषण उन्होंने दिया है। ये नीति हम आपकी सब जानते हैं, नीति क्या है। इसे मैं बता रहा हूँ कि तोतरे के बयान जब होते हैं तो हम फिर कह देते हैं, तो इसे हम नाराज नहीं करना चाहते। इसे उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे ज़्यादा नहीं हम बात करना चाहेंगे, हम सारा छोड़ देंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया कि बहुत हमारा विकास हुआ है, हम मजबूत हुए हैं, तो आपने आंकड़ा ठीक दे दिया। 127वां स्थान है और जब सरकार बनी थी गठबंधन तो 124वां स्थान था। 3 देशों के पीछे हम खिसक गए और प्रति आमदनी के दक्षिण एशिया के मामूली देश
मालदीव और श्रीलंका, उसके प्रति व्यक्ति आमदनी के पीछे भारत खड़ा है। उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी ज़्यादा है। अफ्रीका बोत्सवाना के नीचे हो गया। तो आपने कहाँ देश को मजबूत किया है? देश कमजोर हो रहा है आर्थिक दृष्टि से। और इसलिए हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थनीति भुजा है और रक्षा नीति मुट्ठी है। और अगर अर्थनीति आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत है, हमारी भुजा मजबूत है, तो हमारी मुट्ठी मजबूत होगी, हम अपनी देश की सुरक्षा कर सकेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से कहाँ आप मजबूत हो गए? आप बहुत तारीफ करते हैं कि सड़कें चार उत्तर को ममता बहन भी बहुत तारीफ करेंगे, इससे तो उम्मीद थी नहीं। और क्या कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ दिया। हमें खुशी है, जोड़ दो। हम उस नीति का या सड़कों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बनना चाहिए सड़कें। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो सड़कें बनी हैं तो आपका सम्मान विदेश में बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी, तो फिर देसी कंपनियों को दिया गया विदेशी कंपनियों को? तो दो सवाल हमारे हैं। या देश की तरक्की हुई है तो देश की तरक्की हो तो देश की कंपनियां, देश के इंजीनियर क्यों बनाने सड़कें नहीं आई? फिर विदेशी कंपनियां विदेशी इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? आखिर क्या वजह है? हम नहीं कहना चाहते उसकी वजह क्या है। वो हम नहीं आरोप लगाएंगे कि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज़गी को तो हम अभी बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है षड्यंत्र, इसलिए हम नहीं कहना चाहते। लेकिन 4 करोड़ की 1 किलोमीटर 4 करोड़ की 1 किलोमीटर सड़क बन रही और उसका हम इतनी जानना चाहेंगे कि उसका उपयोग हो रहा, सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। और ये सड़कें किसके लिए? विदेशी कंपनियां बना रही हैं या विदेशी इंजीनियर बना रहे हैं, किसके लिए हैं? ये सड़कें विदेशी गाड़ियों के लिए हैं। विदेशी गाड़ी प्रधानमंत्री पे भी आ गई, हम पे भी आ सकती है और हमारे लोगों पे भी आ सकती है, विदेशी गाड़ियों में चल सकते हैं। लेकिन मैं पूछा चाहता हूँ, आम जनता के लिए ये सड़कें नहीं हैं। आम जनता के लिए सड़कें कहाँ हैं? और आम जनता कहाँ ये विदेशी गाड़ी खरीदेगी? वो तो विदेशी ऑर्डर प्लीज। और ये उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश के इंजीनियर उन विदेशी इंजीनियर से बेहतर हैं। हमारे देश के इंजीनियर उनसे बेहतर सड़क बना सकते थे। लेकिन क्या कारण, इसकी जांच होनी चाहिए कि विदेशी कंपनियों को विदेशी इंजीनियर ही सड़कें क्यों बना रहे हैं। और 4 करोड़ में 1 किलोमीटर ये सड़कें, इसलिए हम सड़क बनने के पक्ष में हैं। लेकिन ये पैसा विश्व बैंक का प्लीज। ये झूठ बोलने की बात है। करबेला, मिस्टर करबेला। अरे बैठो करबेला स्वेन। अरे इसको रोग है, मिस्टर करबेला स्वेन, आपको रोग है खड़ा होने का। हाँ? और प्रधानमंत्री जी, तो फिर देसी कंपनियों को दिया गया विदेशी कंपनियों को? तो दो सवाल हमारे हैं। या देश की तरक्की हुई है तो देश की तरक्की हो तो देश की कंपनियां, देश के इंजीनियर क्यों बनाने सड़कें नहीं आई? फिर विदेशी कंपनियां विदेशी इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? आखिर क्या वजह है? हम नहीं कहना चाहते उसकी वजह क्या है। वो हम नहीं आरोप लगाएंगे कि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज़गी को तो हम अभी बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है षड्यंत्र, इसलिए हम नहीं कहना चाहते। लेकिन 4 करोड़ की 1 किलोमीटर 4 करोड़ की 1 किलोमीटर सड़क बन रही और उसका हम इतनी जानना चाहेंगे कि उसका उपयोग हो रहा, सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। और ये सड़कें किसके लिए? विदेशी कंपनियां बना रही हैं या विदेशी इंजीनियर बना रहे हैं, किसके लिए हैं? ये सड़कें विदेशी गाड़ियों के लिए हैं। विदेशी गाड़ी प्रधानमंत्री पे भी आ गई, हम पे भी आ सकती है और हमारे लोगों पे भी आ सकती है, विदेशी गाड़ियों में चल सकते हैं। लेकिन मैं पूछा चाहता हूँ, आम जनता के लिए ये सड़कें नहीं हैं। आम जनता के लिए सड़कें कहाँ हैं? और आम जनता कहाँ ये विदेशी गाड़ी खरीदेगी? वो तो विदेशी ऑर्डर प्लीज।
और ये उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश के इंजीनियर उन विदेशी इंजीनियर से बेहतर हैं। हमारे देश के इंजीनियर उनसे बेहतर सड़क बना सकते थे, लेकिन क्या कारण, इसकी जांच होनी चाहिए कि विदेशी कंपनियों को विदेशी इंजीनियर ही सड़कें क्यों बना रहे हैं और 4 करोड़ में 1 किलोमीटर ये सड़कें। इसलिए हम सड़क बनने के पक्ष में हैं, लेकिन ये पैसा विश्व बैंक का प्लीज। करबेला, मिस्टर करबेला। अरे बैठो करबेला स्वेन। अरे इसको रोग है मिस्टर करबेला स्वेन, आपको रोग है खड़ा होने। हाँ मिस्टर करबेला स्वेन। I seek the cooperation of all sections. Mr. Ramdas now. Ramdas. अब वो बात है जिसमें Mr. Karbela Swain again. कुछ मानसिक रोगियों को आगरा भेज दीजिए। Nothing will go on record. Nothing will go on record. When the speaker doesn't yield, any utterance by any member will not go on record because that is contrary to rules. मुझे जो समय मिला आधा भी नहीं बोलने दे रहे और मैं जल्दी खत्म करना चाहता था। ये समय हम नहीं मानेंगे, ये समय हम नहीं मानेंगे जो रोका जा रहा। 5 मिनट रुक। मुलायम सिंह जी, अभी कितना टाइम चाहिए आपको? आप टाइम देखिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई है 36 मिनट में ही खत्म कर देता, लेकिन 20 मिनट हमारे इन्होंने बर्बाद किए। 36 मिनट आप क्या करें? आप तो 36 मिनट तो उपाध्यक्ष हम सच में बात कर रहे हैं। सच आप बोलेंगे नहीं तो सच में कर देंगे बात, उन्हें ज्यादा बुरा मानो फिर। इसे हम कहना चाहते कि ये जो सड़कें बनेगी, इसे हम कहना चाहते सड़क के खिलाफ नहीं है। विदेशी सड़क गाड़ियां चलेंगी, लेकिन हमारे देसी कारें चले। इसे गांव में भी क्या ध्यान देंगे गांव वालों का, उन गरीब किसानों का। और ये सड़कों पर सबसे बड़ा घपला ये है कि जो डीजल पेट्रोल में पे टैक्स लगा है उससे सड़क बनेगी, और जिससे सड़क बन जाएगी उसी दिन टैक्स लगेगा आम जनता पर। इसे जांच होनी चाहिए, काम ठीक हो रहा नहीं हो रहा, ये हमारी मांग है। अब रहा प्रधानमंत्री जी का लाल किले का 15 अगस्त के भाषण के बारे में कहते हैं। क्या कहा? किसानों के प्रसव से अनाज भंडार भरे पड़े हैं। हम पूछा चाहते अनाज भंडार भरे पड़े तो 2 सवाल हमारे हैं। एक तो फिर आत्महत्या क्यों हो रही भूख के कारण, फिर दूसरी बात है भंडार भरे पड़े हैं तो किसान गरीब क्यों। ये सवाल है। उन्होंने मेहनत की है, आपने स्वीकार किया है, पैदावार बढ़ाई है, और अब तो खैर पैदावार घट रही, इसकी वजह से उनको कीमत नहीं मिल रही। और आज इतनी कमज़ोर सरकार, इसलिए मैंने कहा कि आज गन्ना किसानों को किससे बर्बादी हुई कि जो मूल्य तय किया गया था, सरकार ने जो तय किए थे मूल्य, उससे निजी चीनी मिल मालिकों ने 30 रुपया कुंटल कम दिया है, कम कीमत दी है किसान को, लूटा है। और गन्ना अभी तक पेरा नहीं गया, तब तक फैक्ट्री चलती रहेगी जब तक किसान का गन्ना नहीं पेर दिया जाएगा। आप बस्ती चले जाइए, पूर्वांचल में खेतों में गन्ना खड़ा है, अब वो जलेगा भी नहीं। आप बोलिए मत। इस तरह से 1100 करोड़ रुपया किसानों का अभी बकाया है। आप बहुत तरक्की कर ली, किसान को बर्बाद किया। किसान को बर्बाद करने वाली सरकार सबसे बड़ी अपराधी है। अपराधी जो सरकार जो किसानों की तरह हत्या भी करे, गोलियां भी चलाए, और उनके 10 लाख टन गोदामों में भरा। सरकार की लापरवाही और गोदामों के कारण बर्बाद हो गया 10 लाख अन्न, और एक एक दाने के लिए भूखे रह कर के लोगों ने आत्महत्या की और भूख को सही मरे। ये हालत है किसानों की, यही हालत है गेहूं के किसानों की। आज आलू, सबसे बुरी हालत है आलू की। क्या किसान के लिए किया बता दो, किसान के, और किसान के लिए जब नहीं किया, इसलिए किसान की पैदावार घट रही है। और अब सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें ये हो जा रही है। एक विचार आया है कि अब देसी विदेशी कंपनियां भी फार्म ले सकती हैं। ये चर्चा है, विचार कर रहे हैं कि देसी विदेशी कंपनियों को खेती करने का मौका दिया है, 200 एकड़ 100 एकड़ का। इस तरह से किसानों को भी बर्बाद किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ हम आपसे कहना चाहते हो उपाध्यक्ष महोदय, आप घड़ी न देखिए, हम थोड़ी जल्दी बंद कर देंगे।
अब ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं। मैं चंद्रशेखर जी का इसके बाद भाषण भी सुनना चाहते हैं। अब बेकारी कहा 1 करोड़ प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम रोजगार देंगे और 50 लाख प्रतिवर्ष बेरोजगार बढ़ा रहे हैं। जो अरबों खरबों में हमारे देश की संपत्ति हमारे नेताओं ने उन कारखानों को खड़ा किया था, उससे बेरोजगारी कुछ कम हुई थी, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। अब वो जा माटी के भाव बेचा जा रहा है, उससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। और 2 योजना आयोग सरकार ने 2 आयोग बैठाए, आहूवालिया और गुप्ता, और दोनों आयोग ने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ 70 लाख रोजगार हिंदुस्तान के लिए बढ़ रहे हैं। अभी 5 और 6 करोड़ थे और 10वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते 10 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी से बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, गरीबी की कोख से ही बेरोजगारी की कोख से ही गरीबी पैदा होती है। बताओ बेरोजगारी के लिए क्या है नीचे आपने, बेरोजगारों को कैसे कम किया, इन नौजवानों को कब से आप संभाल के रख सकते हैं। ये नौजवान ऐसा नहीं है, ये नौजवान निकलेगा जिनको रोजगार नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर में हमारी नीति या हमारे विचार आप लेना चाहें तो हम तैयार हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने का इंतजाम कीजिए। और छटनी कर रहे 10% प्रतिवर्ष, कहाँ रोजगार का अवसर बढ़ा रहे, इससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। और आपकी ने कहा कि 1 करोड़ तो उनका दिवा स्वप्न हो जाएगा, कहा है अवली वालिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का ये दिवा स्वप्न हो जाएगा कि 1 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार नौजवानों को देगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय आप समाप्त कीजिए। अब कहा इन्होंने, अब हम ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहेंगे, खतौई करने वाले हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए, अब देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने अमृतसर में अपने नेताओं को चेतावनी दी कि खबरदार, आज हम लोग सत्ता में बैठे हैं तो मंदिर के कारण बैठे या अयोध्या के कारण बैठे, उस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते। क्या आपने राष्ट्रीय बहस की थी अमृतसर में? आपने नहीं कहा क्या अपने नेताओं से? आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं अयोध्या की वजह से बैठे हैं, मंदिर की वजह से बैठे हैं। और फिर क्या धोखा दिया, साधु सन्यासियों को धोखा दे दिया। क्या कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये है विकास, ये विकास की लक्ष्य है। ये आप नारा दिलवाते हैं, नारा देते हैं और सही नारा शामिल होते हैं। और इसलिए जब नहीं बनाया तो हमने नहीं, और उपाध्यक्ष महोदय हम नहीं अकेले कह रहे, जो प्रधानमंत्री की घोषणा 1 करोड़ की है उसका उनके पुराने मित्र, क्या नाम है, गोविंदाचार्य जी ने कहा है। गोविंदाचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये बयान गलत है, ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। बोला है, उसी के लिए निकाल दिया। लेकिन अब अडवाणी जी अड़े ही नहीं, वो प्रधानमंत्री उसके लिए अड़ना चाहिए थे। आपका तो पक्का भक्त था। आप पता नहीं क्यों आप भी लोग पुरुष हैं, पटेल लोग बना रहे और आप अड़ते हैं नहीं। अरे साथी था, समझा लेते, लेकिन निकाल के बाहर कर दिया। बोल दिया सच है, वो विद्वान है, वो स्वदेशी जागरण मंच में अभी तक हिला नहीं, लेकिन उसको पार्टी ने अलग कर दिया। कहीं महत्व ही नहीं, ये क्या धोखा नहीं आपने दिया। और हम नहीं कह रहे हैं, अशोक सिंघल का वक्तव्य है, देना पड़ा कि लोह पुरुष और प्रधानमंत्री जी के गलत बयानी और पैतरेबाजी से महंत रामचंद्र को सदमा लगा और एक संत हमारी धरती से उठ गया। ये मेरा नहीं है उपाध्यक्ष, ये अशोक सिंघल का है, अशोक सिंघल का। इसलिए हम आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा ये बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री है नीतीश कुमार, इधर उधर बात कर रहे, सोचो ये किसी के नहीं, ठीक बोला, ये आपको केवल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सही बात। राजा भैया के बदौलत 5 साल राज किया, उनके पिता बूढ़े, उनसे पैसा लेकर अशोक सिंघल ने पूरा आंदोलन चलाया, वो आज कोटा में बंद है। तुम भी हो जाएगा, वो कोटा बंद। उन्होंने 5 साल सरकार, ये सरकार जो बनाई धनंजय ने, सरकार धनंजय ने बनवाई, आज उत्तर प्रदेश की सरकार, वो आज कोटा में बंद है। और इसी तरह बाइको जो सबसे ज्यादा समर्थक
और हमारी तो उंगली उठा के कहा था कि जो पोटा विरोधी वो देश विरोधी हैं, वो आज पोटा में बंद। लेकिन डीएमके के लोग विरोध इसे नहीं कर रहे। क्या डरते हो इस बात के लिए? डरते हैं कि शायद बाइकों की बगल में करुणानिधि जी न पहुंच जाए। ये जब कहना चाहते हैं कुर्बानी और संघ से कुर्सी मिलती है, याद रखना डीएमके के साथियों, इस डर की वजह से मत। यह ममता बहन से भी कहीं, ममता बहन बहुत ज़्यादा भाषण दे गई। ममता बहन सोचो, और जौहर साहब सोचिए, आपने देख लिया आपका विभाग बदलने वाले थे, वो तो हम लोग बैठे हैं, इतना मुद्दा उठा दिया लोग, इसे नहीं बदला है। और ये तो गलती कर रहे हैं। आप ज़्यादा करोगे तो ये विभाग बदल देंगे, आपके कहने तो ये असली आरएसएस के दे देंगे संघ परिवार, तब क्या होगा? अभी तो गाली दे रहे, कुछ कर भी रहे। मुलायम सिंह जी, आप तो समाप्त कीजिएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम दो बातें कहना चाहते हैं। दो बात है 5 मिनट के अंदर। एक तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुझे अफसोस है, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक लड़की की हत्या की है और सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन है। सीबीआई इससे ही जांच करने में सही तथ्यों पर जा रही थी, लेकिन मुझे खबर है कि सही तथ्यों को छिपाए जाने के लिए कोशिश की रही। बोलना बहुत कुछ था, फिर बोल लेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मामला भी इसमें है। इसे एक ही बात हम आपको ख़त्म कर देंगे संक्षिप्त ही, अभी कागज मिल जाएगा। अरे ज़्यादा हिफाजत से रखा था, नोट किया, नोट ये है, ये मधुमिता हत्या क्या है, इसलिए हम कहेंगे उनकी हत्या की गई, लखनऊ शहर में की गई, वहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, और एक 2 मंत्री का नाम आ रहा है, 2 मंत्रियों का। और उसके बाद और आपसे कहना चाहते सबसे बड़ा क्या है इसमें कि एक विदेशी है, एक विदेशी विष्णु, और उस विदेशी में एक क्रिकेट का वो खेल तय करता कहाँ खेले जाते हैं, और उसके साथ पहुँचे हैं। अब ये कहना नहीं चाहते लड़की है, उसके लड़की के उसमें नहीं कहना चाहते। ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का, ये तथ्य है, जो खबरें हैं अंग्रेजी अखबारों में छप चुका है, सब में छप चुका है। ये विदेशी है, और इस पर एक दिन का क्रिकेट का खेल कानपुर में उसकी अनुमति लेनी थी। ये खबरें हैं अखबारों में छप चुकी, मैं कह रहा हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला है, 2 मंत्रियों का मामला है। अब कहा जाता है कि शूटर को ढूंढो, ये निर्देश सरकार देगी। सुना है अखबारों में छपा है, शूटर, हत्या करने वाले को ढूंढो। और अब ये खबर है कि हत्या करने वाले की हत्या हो गई। अब सबूत कहाँ से मिले, तब तो बचाया जा रहा है। अगर यह है, और प्रधानमंत्री जी आप स्वयं आदेश करके सीबीआई की जांच करा लो, गाजियाबाद में कितने एनकाउंटर सही हुए पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि जो हत्या करने वाले, जो खबर है अखबारों की मैं पढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, कि विदेशी था जिसका नाम मैंने लिया, वो क्रिकेट मैच का एक दिन का अनुमति देता था। ये अखबार में छप चुका है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कहाँ आप ले जाना चाहते हैं, ये हालत है। और इसी तरह से एक बात जरूर कहेंगे, अगर गलत साबित हो जाए और प्रधानमंत्री जी, तो मैं इसी सदन के अंदर दुख व्यक्त करूँगा। मुलायम सिंह जी, बस आखिर यही बात, हमें और अमर सिंह को और अखिलेश यादव को, तीनों को बाकायदा कोटा में बंद करने का पुलिस को निर्देश दिया। किस आधार पर दिया मैं बता दूं, मार्च का महीना, और नोएडा में एक जैसे मोहम्मद एरिया कमांडर मंजूर डार, जो एसडीएफ मंजूर डार के एनकाउंटर हुआ, उसमें बाकायदा दिल्ली की सरकार के मुखिया ने, मुख्यमंत्री निर्देश किया कि इसे मुलायम सिंह, अमर सिंह, अखिलेश यादव का नाम करो। तब तक आईबी ने सारी रिपोर्ट गृहमंत्री जी को दे चुकी थी, पूरी सही। ऐसे गृहमंत्री जी आपसे वो रिपोर्ट सही आ गई थी, आपको पता हो या न हो, आईबी सब जानती है। और वो रिपोर्ट जब आ गई
तो उस अधिकारी ने कहा कि आईबी ने रिपोर्ट तो गृह मंत्री को सीधी दे दी है, अब हम कैसे मुलायम सिंह, अमर सिंह को और अखिलेश यादव को, तीनों को इन कोटा में कैसे बंद कर पाए। और जहाँ से एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा गया, वो जहाँ से आया यहाँ स्टेट प्रेस से, ये बात है, तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर आप जांच करा लीजिए, हम आपसे मिलकर बात करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलकर करेंगे और जांच करा लीजिए। अगर ये बात हमारी गलत है तो इसी सदन के अंदर हम खेद व्यक्त करें। यस प्लीज नाउ ये सोचिए बाप, इसलिए ये परंपरा है। तभी मैंने कहा कि इसे, इसलिए हमने कहा कि ये जो हो रहा है इसके बारे में बहुत सारी बातें, किसान की, बेरोजगारी की, सब विदेशी पूंजी हम बोले गए। अंत में हम कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप और प्रधानमंत्री जी, हम यही कहेंगे कि आपने जो वायदे किए थे उन वायदों को लाल किले से हो चाहे कहीं, उन वायदों को पूरा नहीं किया। हम गिना देंगे एक एक करके, उपाध्यक्ष जी का निर्देश हो रहा है, हम बोल नहीं रहे। इसलिए हम कहेंगे कि अगर लोकतंत्र में कोई अपना वचन से पलट जाता है तो वो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए अपराधी है वो सरकार। और जो आज मैं कह सकता हूँ, ये सरकार अपने वचन से का पालन नहीं किया है, इसलिए ये सरकार वचन भंगी है, इससे तत्काल मुक्ति मिलना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि कब हटे ये, यही मेरी बात है। श्री चंद्रशेखर जी, श्री चंद्रशेखर जी।